Hello students, welcome to the next video of EduLite channel. I am your physics teacher cum mentor Vivek Yadav and you are watching physics videos with me. So students, in the previous videos we have discussed the concepts of current electricity, chapter number 3 from NCERT textbook. So students, what you do after watching that video, you must try to solve the questions from NCERT textbook, and if you face any problem in solving those questions, then just write me down in the comment section whether you are able to solve the questions or not. If you still will face any problems in the solutions of NCERT textbook, I will be in front of you with the solutions of those videos. Those questions. So in the let us start our next chapter number 4, magnetic effects of current. Okay, so बेटा एक्चुअली हुआ यूं कि जब करंट के बारे में हम पढ़ रहे थे तो करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिले. करंट का हीटिंग इफेक्ट्स हमने लोगों ने पढ़े कि जब करंट को किसी वायर के थ्रू फ्लो किया जाता है काफ़ी लंबे टाइम की वजह से, तो रेजिस्टेंस की वजह से वो जो मटेरियल है वो गर्म होने लग जाता है, वो कुछ हीटिंग इफेक्ट शो करने लग जाता है, ठीक है, जिनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर में कपड़ों को आयरन करने के लिए प्रेस होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो गर्म होती है जिसकी वजह से अपने कपड़ों के ऊपर एक अच्छी सी शानदार सी क्रीज बन जाती है, ठीक है, और उसको आप पहन करके अपने स्कूल में आते हो, ऑफिस में जाते हो, ठीक है. इसके अलावा विंटर्स में हम पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक गीज़र की हेल्प लेते हैं, वो भी क्या है, दे आर जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. तो ऐसे ही एक नए इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. दैट इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है. तो करंट अपने पास चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है. क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए सबसे पहले कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं सर. आप किस चीज़ों को बोलोगे कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो रहे हैं. तो बेटा बात यह है कि जब हमारे पास एक मैग्नेट होती है, वी ऑल हैव सीन अ बार मैग्नेट लाइक दिस, ठीक है, जिसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है और एक एंड साउथ पोल होता है. इस मैग्नेट के आसपास जब हम कुछ आयरन टाइप के मटेरियल्स, आयरन की ले लीजिए, आयरन की नेल लेके आते हैं, एक कील है ये आयरन की, ठीक है, इस आयरन नेल को जैसे ही हम बेटा इस मैग्नेट के पास में लेके आएंगे, क्या होगा, दिस आयरन नेल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, ठीक है, इट विल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बार मैग्नेट. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मैग्नेटिज्म. कौन सी प्रॉपर्टी, अब अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी सर, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज से भी आती है, तो ये मैग्नेटिज्म कहाँ से आ गया इसमें. वाई वी आर स्टडिंग मैग्नेटिज्म. हो सकता है कि इस आयरन नेल का कोई मास हो, इस मैग्नेट का भी मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज में हमने पढ़ा है कि ये दोनों मास वाली चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. आप किस बिहाफ पर कह सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म ही है. नाइस थॉट. चलो इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. तो बच्चों होता क्या है कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि सबसे पहले आई थिंक चाइनीज सेलर्स ने डिस्कवर किया था. उनको एक स्पेशल टुकड़ा मिला, ठीक है, एक चट्टान का टुकड़ा मिला, और उस चट्टान के टुकड़े में दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सबसे अलग थी. पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये थी कि वो आयरन और कोबाल्ट, निकल, इन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. चलो ठीक है, हो सकता है कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का इस प्रकार से हो कि वो आयरन, कोबाल्ट, निकल को ही अट्रैक्ट कर रहा हो. उन चीज़ों के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में. लेकिन हुआ क्या कि उसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी. जब हम उस जमाने में थे जब सेलर्स चलते थे, ठीक है, हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं हुई थी. उस समय उस पत्थर के टुकड़े की, उस रॉक के पीस की एक प्रॉपर्टी उन लोगों ने देखी कि उस रॉक को जब हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया ना, तो दैट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. मतलब कि उस मैग्नेट का या उस चट्टान का एक टुकड़ा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता था और दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता था। तो जब
वहाँ पर डायरेक्शन सेंस के लिए अभी तो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास आ गए, लेकिन आए कहाँ से? वो मैग्नेट से ही आए हैं। तो उस ज़माने में जब हमारे पास डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो ये चाइनीज सेलर्स की ये जो डिस्कवरी है, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ साबित हुई। हुआ यूँ कि अब पानी में जब वो सेलर्स जाते, उस पत्थर के टुकड़े को हवा में लटका देते, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ वो पॉइंट करता, तो हमेशा पता रहता कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है ना। हमने देखा होगा कि बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं जिनसे अपन डायरेक्शन पता लगाते हैं। लाइक अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परछाई की हेल्प से, कि कितनी बड़ी परछाई किसी ऑब्जेक्ट की गिर रही है, वो टाइम बता देते हैं। ये ओल्ड मेथड्स हैं, ठीक है। हमारे दादा, नाना, नानी इन चीज़ों को यूज़ करते थे टाइम बताने के लिए, ठीक है। मुझे लिटरली याद है कि मेरे नाना जी जो है वो सिंपली इन्हीं चीज़ों की हेल्प से टाइम बता दिया करते थे कि द टाइम मस्ट बी अराउंड 4 PM, ठीक है, 4 बज रहे होंगे शाम के। तो ये एक मेथड है मेज़रमेंट का। बहुत पहले के लोग इस चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से टाइम मेज़र करते थे। अभी तो स्मार्ट वॉच आ गई है, घड़ियाँ आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, जिनसे आप टाइम, डायरेक्शन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की शुरुआत नेचर में बहुत पहले से हो चुकी है। नेचर आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, सब कुछ है नेचर में, और इसी नेचर की स्टडी को तो अपन फिजिक्स कहते हैं, है ना, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। वी विल नॉट वेस्ट मच मोर टाइम हियर। तो हुआ यूँ कि उसका जब हवा में फ्रीली सस्पेंड करने से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा, तो सेलर्स वर शॉक्ड कि ये कौन सा मटेरियल आ गया, ठीक है, जिनसे अपन डायरेक्शन पता लगाते हैं। अब उन चीज़ों को जब फर्दर नाम दिया गया, उस समय उन्होंने लोडस्टोन नाम दिया। दे कॉल्ड इट एज लोडस्टोन, ठीक है। लोडस्टोन मतलब कि वो एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो इन्होंने उसको लोडस्टोन नाम दे दिया, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट देयर इज एन ओर ऑफ आयरन विच इज नॉन एज मैग्नेटाइट। इट इज़ इन योर केमिस्ट्री, राइट। तो मैग्नेटाइट और की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ कुछ मैग्नेट से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मैग्नेट से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो उस वजह से हमने मैग्नेटाइट से वर्ड डिस्कवर कर लिया मैग्नेट, और इन ऑब्जेक्ट्स को अपन मैग्नेट कहने लग गए, ठीक है। मैग्नेट कहना ज़्यादा ईजी लगा उन लोगों को, तो उन्होंने मैग्नेट नाम दे दिया। तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अपन कह रहे हैं ना कि करंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी शो करता है। तो क्या होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स? बेसिक बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। अब लेटेस्ट डिस्कवर की, अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। कि साइंटिस्ट हुआ करते थे H.C. ऑरेस्टेड, हेनरी क्रिस्टर ऑरेस्टेड। उन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कवरी की थी। क्या किया था H.C. ऑरेस्टेड ने? लेट अस सी अबाउट इट। H.C. ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। H.C. ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने मैग्नेटिज्म की दुनिया में एक तहलका मचा दिया, ठीक है। और बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना फिज़िक्स की में, जो नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं फिज़िक्स की दुनिया में, वो ज़्यादातर चीज़ें गलती से होती हैं, ठीक है। करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, और जब उसका रिजल्ट अपनी पुरानी थ्योरी से मैच नहीं करता, तो हुर्रे, वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू प्रिंसिपल, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। तो हुआ यूँ ही था कि H.C. ऑरेस्टेड साहब एक दिन बैठे थे अपनी लैब में, कुछ सोच रहे थे। तो जैसे अगर जब अपन कुछ सोचते हैं, हमारे हाथ में पेन होता है तो हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। पेन का ढक्कन ऊपर नीचे, पेन का ढक्कन ऊपर नीचे। पेंसिल होती है उसको खाने लग जाते हैं, चबाने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स की आदत है पेन का पीछे का पोर्शन चबाने लग जाते हैं, होता है ना। तो ऐसा ही H.C. ऑरेस्टेड के साथ हुआ था। तो ही वॉज सिटिंग डूइंग सम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड ही वॉज सिटिंग इन हिज लैब, और उसके हाथ में एक स्विच था। स्विच जैसे कि करंट की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, और वो स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे, ऐसे दबा रहे थे, प्रेस कर रहे थे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। उनकी नज़र एकदम से पड़ी वहीं पास में रखे हुए एक मैग्नेटिक कंपास पर। मैग्नेट को जब हमने डिस्कवर किया, तो मैग्नेट की हेल्प से हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बना ली। लाइट वेट का होता है मैग्नेटिक कंपास, यू विल सी इट इन योर स्कूल लैब। तो एक मैग्नेटिक कंपास उसकी टेबल पे रखा हुआ था। जैसे ही वो स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे, उनकी नज़र एकदम से टेबल पे पड़ी,
उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास की निडल ऐसे 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 फ्लक्चुएट कर रही है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तब वो यूं यूं तड़पने लग जाती है, ऐसे ही वो मैग्नेटिक कंपास की निडल फ्लक्चुएट कर रही है। तो मैग्नेटिक कंपास की निडल का फ्लक्चुएशन तभी आ सकता है जब आसपास कोई मैग्नेटिज्म हो, मैग्नेट हो। तो उन्होंने अपनी टेबल को देखा कि टेबल पे तो कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं, फिर ये मैग्नेटिक कंपास की निडल फ्लक्चुएशन क्यों कर रही है। ओके, उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने स्विच को ऑन किया, मैग्नेटिक कंपास निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। उन्होंने स्विच को ऑफ किया, मैग्नेटिक कंपास की निडल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। उन्होंने फिर स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक कंपास की निडल फिर से डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब खुरापाती दिमाग तो होता ही है। उसने सोचा कि इस करंट में, इस स्विच में ऐसा क्या है कि इसमें जब मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, जब इसको ऑन कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है। राइट, ठीक है। क्या था सेटअप और स्टेट का, पहले उसको देख लेते हैं। उसने क्या सेटअप कर रखा था, बहुत सिंपल इलेक्ट्रिकल सेटअप लगाया हुआ उसने। उसके पास एक पावर सोर्स था जिससे करंट पास हो सके, एक बैटरी अपन ले लेते हैं। देन ही वॉज होल्डिंग अ स्विच इन हिज हैंड एंड सिंपल इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं लगाए, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, सर्किट अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास की निडल रखी हुई थी कुछ इस पोजीशन में। ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक कंपास की निडल रखी हुई थी। तो क्या किया उसने, जैसे ही बच्चों उस स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। भूलना नहीं कभी भी, करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो तो हुआ ही, बल्ब तो ग्लो किया ही, उसके साथ साथ अपनी ये जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है ना, ये डिफ्लेक्ट हो गई। और ये डिफ्लेक्ट हो गई कुछ इस प्रकार से। अभी आपको डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कैसे हुई उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएंगे कि सर ये आपने राइट में डिफ्लेक्ट क्यों करी, लेफ्ट में क्यों नहीं करी। डेफिनेटली वी विल स्टडी अबाउट इट ऑल्सो, डोंट वरी। तो उसने ये देखा कि मैग्नेटिक कंपास की निडल अपनी डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब इस डिवाइस में, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कहीं पर कोई और दूसरी मैग्नेट नहीं है। अब ये मैग्नेट का जब डिफ्लेक्शन हुआ, जब मैग्नेट का डिफ्लेक्शन हुआ ना, तब उसने सोचा कि भाई कुछ न कुछ तो हुआ है इस वायर में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आया, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इस मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। कुछ तो हुआ है। तो उसने कुछ हुआ है के चक्कर में ये कहा कि देखो हुआ तो कुछ नया है ही नहीं, सिंपली करंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ है तो मैग्नेटिक इफेक्ट बना है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक कंपास की निडल डिफ्लेक्ट कर गई। बात समझे, क्या हुआ, करंट इन द वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। अब इस चीज को करने के बाद ना बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। पहला सवाल ये था कि उस लोड स्टोन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। वो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट कर रहा था, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ फ्रीली पॉइंट कर रहा था। उस लोड स्टोन में ऐसा क्या था, नेचर ने दिया। नेचर के पास हर एक चीज़ का जवाब है भाई, नेचर में बहुत कुछ है। हम जिस दिन अपनी नेचर को कंप्लीटली समझ लेंगे ना, हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। समझ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई वो लोड स्टोन तो मिल गया था, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा था, सभी सेलर्स के पास था नहीं। तो अब जब नेचर से कोई चीज़ मिलती है ना नेचुरल, तो हमारी जो साइंस की टीम है, साइंटिस्ट की टीम है, वो उस चीज़ का आर्टिफिशियल वर्जन तैयार करने पे लग जाती है ताकि उस चीज़ की कभी कमी ना आए, है ना। अब सबसे बड़ी कमी आती है इंटेलिजेंस की। भाई बच्चा पैदा होगा, ठीक है, ब्रेन के साथ पैदा होगा, फिर वो अपने ब्रेन को किस प्रकार से ट्रेन करेगा कि वो इंटेलिजेंट बन जाए, उसमें सालों लग जाते हैं।
साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि हम एक ऐसा रोबोट बना दें जो कि पैदा ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है। वो सारी नॉलेज जो कि आदमी 10-20 डिग्रियां लेने के बाद सीखता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद सीखता है, वो सारी की सारी नॉलेज हम एक एंटर के बटन के साथ उस रोबोट में डाल दें। दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ एक्चुअली ग्रोइंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। बहुत खतरनाक इमेजिनेशन के साथ बच्चों ग्रो कर रही है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो भी चीज़ नेचुरली डिस्कवर होती है उसका आर्टिफिशियल वर्जन तैयार कर देते हैं। तो हुआ यूँ कि उन्होंने भी चाह रहे थे कि इस लोडस्टोन का आर्टिफिशियल वर्जन तैयार किया जाए, लेकिन इसके लिए किसी चीज़ की कमी पड़ रही थी कि भाई ये बनता कैसे है, तभी तो आर्टिफिशियल तैयार करेंगे। H.C. ऑरेस्टेड की एक एक्सपेरिमेंट ने या गलती ने वो अपनी उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया। क्या किया, उसके इस एक्सपेरिमेंट से पता लग गया कि मैग्नेटिज्म जो है वो किस वजह से आता है, वो करंट की वजह से आता है, ठीक है। अब H.C. ऑरेस्टेड ने बता दिया कि जो वायर में करंट फ्लो करेगा वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस वायर में जो करंट फ्लो हुआ इसने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंपास को डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कंपास का डिफ्लेक्शन हो गया जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि मैग्नेटिज्म होता है। ये बता दिया H.C. ऑरेस्टेड ने। कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इसके लिए फिर आने वाले साइंटिस्ट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अगले अपने पहले टॉपिक की, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का है, दैट इज बायो-सेवर्ट्स लॉ। ओके, लेट अस सी बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स नाम थोड़ा सा अजीब साउंड होता है, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये दो वैज्ञानिक थे, 2 साइंटिस्ट थे, बायो एंड सेवर्ट्स, ठीक है। बायो-सेवर्ट्स ने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना के लिए छोटा सा एक फॉर्मूला दिया, एक लॉ दिया, जिसको अपन बोलते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है बच्चों। क्या होता है, बायो-सेवर्ट्स ने ये कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट या किसी भी पर्टिकुलर शेप में एक कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ओके। अब इस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करवा दो। करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, देख सकते हैं आप, राइट। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर बनेगा उसको अपन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं एक बार उस मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा उस चीज़ को। यहाँ पर बायो-सेवर्ट्स ने कहा कि मान लीजिए हम इस करंट के इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। इस छोटे से टुकड़े की लेंथ बेटा ध्यान से देखना है dl, ओके। और मेरे पास कहीं पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो देखते हैं C कि कितना बनेगा। तो बायो-सेवर्ट्स ने कहा कि मान लेते हैं ये अपना इस करंट से, इस वायर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। करंट हमारा इस वायर में कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम एक छोटे से टुकड़े की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपन स्मॉल ले लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो बना, सपोज दैट मैंने उसको dB नाम दे दिया। dB क्यों? क्योंकि एक छोटे एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए बेटा। तो ये जो dB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आइडियल के। वाह, नई टर्म आप लोगों के लिए, आइडियल। क्या होता है आइडियल? आइडियल को बच्चों अपन करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। कैसे निकलता है? करंट की मल्टीप्लाई की जाती है विद द लेंथ, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल लेंथ की वजह से निकाला है, dl लेंथ की वजह से, तो करंट की मल्टीप्लाई कर दी अपन ने dl के साथ।
और आइडियल जो है वो अपना वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो अपना जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल के, ठीक है, करंट एलिमेंट के। नोट्स में बता दी जाएंगी ये चीज़ें, आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ उसने कहा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना है dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। यहाँ देखिए, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको अपन थीटा एंगल नाम दे देते हैं। इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डोंट वरी, आई विल जस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो फॉर द रेफरेंस, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो अपना dB होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between current element and the point। करंट एलिमेंट dl ये वाला और ये वो पॉइंट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, आपके पास मिल गया dB एज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ जो अपन निकाल रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी विल कॉल इट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस। तो डोंट फॉरगेट टू पुट दिस साइन ऑल्सो। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें चाहिए एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है हमारे पास k मान लेता हूं मैं उसको, अभी के लिए k मान लेते हैं, k को एक्सप्लेन कर देंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। This k is proportionality constant and the value of k is determined with the help of experiments। और जो हमारे नॉन कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके बिहाफ पर अपन k की वैल्यू डिफाइन करते हैं। सो k इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी जो वैल्यू आती है म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू पुट करने पर वो आती है 10 to the power -7, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आती है k की। अब बच्चों ध्यान से देखना है, जो हमारी इक्वेशन है बायो-सेवर्ट्स लॉ की, उसने ले लिया है रूट, फाइनल रूट कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। वो बनेगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, where what is I? I is the amount of current flowing through this conductor, dl is the length of the element जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। साइन थीटा में जो थीटा एंगल है वो इंडिकेट करता है कि पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में कितना एंगल होगा। आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट, सो आर स्क्वायर एज इट इज रह गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। लेकिन बच्चों हमें पता है कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी सर? बिल्कुल बताएंगे डायरेक्शन, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इस बायो-सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना और सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वो और देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब इस साइन थीटा को देखो, जब आपको एक बात पता है, कुछ बेसिक बातों की बात करें तो जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है तो ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, राइट, यही होता है ना। तो ये साइन थीटा आया हुआ है। अगर मैं ध्यान से इस साइड देखेंगे, अभी आप लोग लुक एट दिस साइड, डी बी का जो मैग्नीट्यूड आया है
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही आया है ना, ठीक है। इसको यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आएगी सर? तो इसी चीज को मैं लिखता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा इंटू आर कैप लिख दूं तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्यों नहीं है कोई प्रॉब्लम? क्योंकि आर कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर बन गया, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सबका मालिक एक होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? आर कैप और आईडीएल की क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया अपन ने, ये दोनों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी तो जो रिजल्ट आया वो अपना क्या आ गया? वेक्टर आ गया। तो डीबी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें इस इक्वेशन से निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो देखेंगे अभी अपन कैसे निकालते हैं उस चीज को, ठीक है। तो मेक द नोट्स प्रॉपरली। जब तक आपकी स्क्रीन पर इस समय वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, आपको फुल स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस फुल स्क्रीन को देख करके आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर पॉज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे के कंसेप्ट को समझने में, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया अपना डीबी, ठीक है, डीबी हमारा क्या आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करी अपन ने आर कैप के साथ अपॉन आर स्क्वायर, ये आया। तो बच्चों आपको ये पता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज की क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। बेसिक प्रॉपर्टी है अपनी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, राइट, ठीक है। तो यहां से जो वेक्टर मिला है अपना, कौन सा वेक्टर मिला है? डीबी वेक्टर मिला है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल एंड आर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, कि अपन राइट हैंड की फिंगर्स को आईडीएल से आर की तरफ ले जाएंगे और जो थंब है वो पॉइंट करेगा अपनी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, ठीक है। तो वो डायग्राम जो अपन ने रब कर दिया उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये अपना डीएल एलिमेंट था, ये अपनी करंट की डायरेक्शन थी यानी कि आईडीएल की डायरेक्शन थी, और ये अपना पॉइंट पी था, और हमने इसको इस प्रकार से ज्वाइन किया था और ये एंगल थीटा है। अब हम बच्चों पॉइंट पी के ऊपर देखना चाहते हैं कि अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड ले रहा हूं मैं अपना, ध्यान से देखिए, और इसको मैं आईडीएल से आर की तरफ बेंड कर रहा हूं, फिंगर्स को अपनी को कर्ल कर रहा हूं। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनसाइड द बोर्ड, राइट, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। और इनसाइड चीज को बेटा अपन क्रॉस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी अंदर की तरफ। कोई नया रूल बताया मैंने? नहीं बताया, अपना ही जो सिंपल रूल है उसी के मुताबिक मैंने इसकी डायरेक्शन बता दी। हालांकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए अपन एक नए रूल की हेल्प भी लेते हैं, जिसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बायो सेवर्ट्स लो कि जितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं कोशिश कीजिए उनको करने की, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई स्पेशल न्यूमेरिकल है जो आपको नहीं आता, कमेंट सेक्शन में जा कर के उस न्यूमेरिकल को बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साल भर तक ये वीडियोस आपके लिए मैं यूं ही बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।